So, hello everyone, welcome to this lecture series of fluid mechanics. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने फ्लूइड की हमने चार प्रॉपर्टीज अब तक हमने कवर कर ली हैं। कौन कौन सी? लास्ट क्लास तक हमने कवर कर लिए थे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम अपना जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज की दो प्रॉपर्टीज और कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम कवर करने वाले हैं? फ्लूइड की हम दो प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं आज, सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन को कवर करेंगे और वेपर प्रेशर को कवर करेंगे, और जो इनके जो इफेक्ट हैं उनको भी हम देखेंगे थोड़ा, जितना जितने हमारे एग्जाम के लिए हमें ज़रूरत है। ओके फाइन, चलो ठीक है। तो जो हमारे एग्जाम के लिए हमें जो ज़रूरत है, जैसे सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या है? सरफेस टेंशन का इफेक्ट है कैपिलैरिटी, और वेपर प्रेशर का इफेक्ट है कैविटेशन। कैपिलैरिटी और कैविटेशन ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये इफेक्ट है। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? Capillarity is because of surface tension. Surface tension is a property, capillarity is not a fluid property. Capillarity is a effect, तो हम उसको भी देखेंगे। और cavitation is not a property, cavitation is a effect because of vapor pressure। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज सरफेस टेंशन के बारे में। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट क्लास में हमने विस्कोसिटी तक देखा था। ठीक है, तो विस्कोसिटी में यार मैं एक चीज आपको वहां पे बताना भूल गई। एक टर्म होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो थी डायनेमिक विस्कोसिटी। एक टर्म होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो पहले थोड़ा सा बहुत जल्दी से इसको देख लेते हैं। फिर हम बाद में उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन को देखेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको डिनोट किया जाता है सिंबल न्यू से। ठीक है, मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन होता है न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, where rho is the dynamic viscosity and mu is the dynamic viscosity। इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इसको हम सिंपली विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो है हमारी डेंसिटी या मास डेंसिटी। तो इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई? इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी एसआई यूनिट निकल के आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसका एक कन्वर्जन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यू के। वन स्ट्रोक, जो इसकी ऐसा यूनिट बता रहा हूं मैं, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये इसकी एसआई यूनिट है। और ये जो है वन स्ट्रोक, स्ट्रोक इसकी सीजीएस यूनिट है। ठीक है, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और देख लो यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है ना, ज्यादातर ये जो न्यू हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो म्यू बाय रो टर्म है बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपेयर होता है, बहुत ही बार बार आता है, तो इसलिए हम उसको न्यू से रिप्लेस कर देते हैं। अब उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, इट रिप्रेजेंट द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड।
पर अभी यहाँ पे उतनी उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उस चीज़ को नहीं बताया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l2 t-1, ये इसका होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारे टर्म थे काइनेमेटिक, ये सारी चीजें थी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। अब बिना समय गवाए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सरफेस टेंशन क्या है। मैं अब कलर चेंज करूंगा, पेन की थिकनेस बढ़ा लेंगे थोड़ी सी। ओके फाइन, समझते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन को समझने से पहले आप लोग ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, कभी गौर करना, मच्छर मच्छर जो पानी की सतह पर एकदम बैठा रहता है आराम से, वो डूबता नहीं है। वो क्यों नहीं डूबता? वो अंदर सिंक नहीं होता। वो क्यों है अंदर, मतलब डूब नहीं जाता? दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। अब चलो छोड़ो, मच्छर को मारो, छोड़ो। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना ही है। आपको क्या करना है, एक कटोरी में पानी लेना है और सुई निडल लेनी है, कटोरी में ऐसे कटोरी लेनी है, ठीक है, और उसमें उसमें पानी भरना है, और पानी को ना मतलब मतलब पहले थोड़ा शांत होने देना। शांत होने देने से मतलब है, जब तक फ्लूइड मतलब आपका पानी पूरी तरीके से रेस्ट में नहीं आ जाता कंप्लीटली। फिर उसके बाद स्लोली एक सुई, जिससे घर में कपड़े सिलती है ना मम्मी, सुई लेनी है और स्लोली हल्के हाथ से इसके ऊपर रखनी है, हल्के हाथ से इसके ऊपर रखनी है। ये इमेजिन कर लो, ये आपका पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, मतलब पानी से भरा हुआ है ऐसा कुछ कंटेनर। तो आप पाओगे क्या कि ना जो सुई है वो अंदर डूबेगी नहीं, ऊपर फ्लोट करेगी, तैरेगी सरफेस के ऊपर। अब मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि यार सुई तो मतलब एक मतलब वैसा मटेरियल है, मतलब वो आयरन की बनी हुई है, तो वो तो सिंक हो जानी चाहिए, डूब जानी चाहिए, क्यों नहीं डूब रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये दो फेनोमेना मैंने आपको बताया कि सर ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है ऐसा। और भी कई एग्जांपल हैं सरफेस टेंशन के, वो मैं आगे बताता हूँ। अब सरफेस टेंशन को आगे समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज, दो फोर्सेस के बारे में समझते हैं, कोहेजन, दो फोर्सेस, कोहेजन, दो हमें फोर्सेस समझना जरूरी है, कोहेजन फोर्स, कोहेजन एंड अधेशन, कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। Intermolecular forces between the same molecules. Intermolecular force between same molecule is known as cohesive force. ठीक है, और and the intermolecular force between the different molecule, intermolecular force
between different molecule is known as different molecule is known as adhesion। मतलब अगर लिक्विड लिक्विड इंटरफेस रहा, लिक्विड के बीच में कोहेजन, एयर एयर के बीच में कोहेजन, गैस गैस के बीच में कोहेजन, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड का एयर के साथ यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आ गए ना, तो उसको कहेंगे एडेशन, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में कोहेजन, ये दो फोर्सेस, कोहेजन एडेशन ये हमने समझ लिया, कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स ये हमने समझ ली, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, देखो ये एक सरफेस है, फ्री सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे वो उसके नीचे एक मान लो कि मतलब एक कंटेनर ही है, एक कंटेनर ही है, फाइन, एक कंटेनर ही है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, जरूरी नहीं कि पानी ही हो, कोई भी लिक्विड ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और यहाँ पे ये जो है ये ऊपर है, यहाँ पर एयर, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे हैं ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे कई ऐसे उसी मतलब लिक्विड के कई मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे भी और होंगे, यहाँ पे भी और होंगे, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था, कोहेजन की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, कोहेजन की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। अब ये देखो, इसका इस मॉलिक्यूल के साथ, 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 यहाँ पर भी चलो एक और मॉलिक्यूल देख लो, इसका इस मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ये सब क्या होगा, ये सब होगा कोहेजन। इन दोनों का आपस में सेम मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, कोहेजन। यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड है, कोहेसिव, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस की वजह से बॉन्डेड है। तो इस एरिया, तो एक इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल जो विद इन द वाटर लेवल, जो लिक्विड के अंदर हैं, ठीक है, जो सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं यहाँ पे इन सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो सरफेस के नीचे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आपस में एक दूसरे से किससे बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, कोहेजन से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे कोई भी एक अनबैलेंस फोर्स है क्या, कोहेसिव अनबैलेंस फोर्स है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपस में एक दूसरे से बैलेंस्ड है कंप्लीटली। अब आ जाओ सरफेस मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल को लो, अब ये मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल होगा, ये इससे कोहेजन के साथ बॉन्डेड है, ये इसके यहाँ लेफ्ट वाले के साथ भी कोहेसिव के साथ बॉन्डेड है, ये लेफ्ट वाले के साथ भी कोहेसिव के साथ बॉन्डेड है,
लेकिन क्या इसके पास ऊपर कोई मॉलिक्यूल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड, मैं एक हाईलाइटर लेता हूँ यहाँ पे, हाईलाइटर, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड ये दोनों तो आपस में बैलेंस्ड हैं, बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज एन अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, नेट अनबैलेंस, जो कि मॉलिक्यूल को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है? वाटर का मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक फोर्स है जो ऊपर की पकड़े हुई है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, एंड दिस सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स। अब ये मैंने डायग्राम जो बनाया है 2D में बनाया है बेसिकली। एक्चुअली ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है, अगर देखोगे आप, मतलब ये 2D डायग्राम है। ये अगर ये तो मैंने आपको 2D बनाया, ये 3D डायग्राम है। आप 3D डायग्राम समझोगे तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से एक यहाँ पे एक लाइन, थ्रू आउट द लाइन एक फोर्स एक्ट कर रही होगी जो कि मॉलिक्यूल को खींच के पकड़ी हुई है। इसी फोर्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। कौन सी फोर्स? सरफेस टेंशन फोर्स। And this force is act along the plane, it acts along the line and is lying in the plane. तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया। सबसे पहले सरफेस टेंशन के बारे में सबसे पहले ये समझिए। समझा तो वैसे मैंने दिया है। सबसे पहले जो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है सारी बातें, अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ unbalanced cohesive force। या कहीं कहीं ऑप्शन में अगर ये दे देना, इट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। सेकंड पॉइंट, सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स। सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स, ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट इज, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। देखो, इट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस, बट लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में ये भी दे दे इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, तब आप ऑप्शन को उसको टिक कर देना। बट लेकिन आपकी पहले अगर ऑप्शन में कहीं कहीं जगह पे अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स ना देके इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड एडहेशन, तब आप उसको उस केस में उस ऑप्शन को टिक कर देना। बहुत ध्यान से समझना। नॉर्मली सरफेस टेंशन हम क्या समझते हैं, एक फोर्स है, इट्स अ लाइन फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, हमें हमारे दिमाग में फीड है बचपन से ही कि फोर्स की यूनिट है न्यूटन, लेकिन यहाँ पे न्यूटन नहीं है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। इस चीज का आप एक बहुत केयर रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज की। और एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको फोर्स का हमें पता है ML_T-2 होता है, ML_T-2 होता है फोर्स का, ML_T-2। बट लेकिन डेनोमिनेटर में ये मैं थोड़ा 2 यार थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, ML_T-2 होता है, ठीक है, फोर्स का। और डेनोमिनेटर में मीटर है तो एल, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ML0 T-2। ये आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी थी सरफेस टेंशन के बारे में। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखो, जैसे जैसे हम विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कोई भी लिक्विड का या फ्लूइड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, कम होते हैं।
कोहेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाता है, कोहेजन इफेक्ट उसमें कम होता जाता है, ठीक है। और जब कोहेजन इफेक्ट कम हो गया, कोहेजन फोर्सेस कम हो गए, तो नेट अनबैलेंस फोर्स भी कम हो गया। नेट अनबैलेंस फोर्स कम हो गया तो सरफेस टेंशन भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन फोर्स डिक्रीजेस, with increase in temperature surface tension force decreases. Surface tension force डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये बातें हो गई सरफेस टेंशन के बारे में। और एक मैं आपको एक और इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि सरफेस टेंशन के कई सारे इफेक्ट हैं जो कि हम देख सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको दो इफेक्ट तो बता ही दिए थे क्लासेस, एक तो मच्छर वाला और एक दूसरा आपका निडल वाला एक्सपेरिमेंट तो आपको करना ही है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने किया कि नहीं किया, ठीक है। हाँ हाँ, मैं एक चीज और बता रहा था यार, देखो आपने कभी देखा होगा, कभी कपड़े धोए होंगे, तो अगर आप कपड़े अगर गर्म पानी में धोओगे, गर्म पानी में डिटर्जेंट को गर्म पानी में धोओगे तो मैल बहुत आसानी से निकल जाएगा, डर्ट आसानी से निकल जाता है। वाई? इट इज बिकॉज ऑफ द अगेन सरफेस टेंशन विथ इंक्रीज। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सरफेस टेंशन को कम कर रहे हैं। सरफेस टेंशन की वजह से जो डर्ट जो चिपका रहता है कपड़ों के अंदर, वो सरफेस टेंशन की वजह से चिपका हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं, या तो डिटर्जेंट डाल के सरफेस टेंशन कम करते हैं, या पानी को गर्म करके हम सरफेस टेंशन कम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही इफेक्ट को यूज कर रहे हैं, गर्म पानी भी यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट भी डाल रहे हैं, तो उससे और जल्द चमचमाती सफेदी हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये यार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया, मेरे दिमाग में आया तो, ठीक है। अब एक और इफेक्ट, हाँ एक और इफेक्ट, हाँ ये अब जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिक्विड ड्रॉपलेट्स विल रिमेन स्फेरिकल इन शेप, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो हमारी लिक्विड की ड्रॉप होती हैं, liquid droplet remain in spherical shape, it is because of the surface tension. Why it is in spherical shape? It is because of surface tension. अब वो कैसे होती हैं यार, अब वो उतना हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे। liquid droplet remains in spherical shape because of surface tension. Because of surface tension, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। हाँ, सरफेस टेंशन को हम डिनोट कैसे करते हैं? सरफेस टेंशन इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। Sigma. It is in line force. Its unit is SI Newton per meter. ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। एक्सप्रेशंस फॉर प्रेशर राइज इन ए लिक्विड ड्रॉपलेट। एक्सप्रेशन for pressure drop in a liquid droplet. Expression for pressure drop delta P in liquid droplet, उसका डेरिवेशन भी है
बट अभी हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। लिक्विड ड्रॉपलेट क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 sigma upon d, where d is the diameter of the where d is the diameter, where d is the diameter. डाया ऑफ ड्रॉप, ठीक है। और प्रेशर ड्रॉप इन लिक्विड ड्रॉपलेट का हो गया सोप बबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सोप बबल। फॉर सोप बबल फॉर सोप बबल सोप बबल में क्या होता है, सोप बबल में दो इंटरफेस होते हैं, डेल्टा पी आ जाएगा उसके लिए 8 सिग्मा बाई डी। आई एम यार एक्सट्रीमली सॉरी कि मतलब यार हमारे पास बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, समय की कमी की वजह से ये डेरिवेशन डेराइव नहीं कर रहा हूं मैं, वरना इनका डेरिवेशन होता है। अगेन वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द सोप बबल, fine, where d is the diameter of soap bubble, where d is the, and pressure drop for in case of liquid jet. Now for liquid jet, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 सिग्मा बाय डी। where d is the dia of liquid jet, dia of लिक्विड जेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यार सरफेस टेंशन के बारे में। अभी पर मैंने तो सोचा था कैपिलैरिटी को भी कवर करूंगा, वीडियो यार बहुत लंबा हो जाएगा कैपिलैरिटी को हम, और वो भी क्या जितना टाइम अभी हमें लग गया ना कैपिलैरिटी में और थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम कैपिलैरिटी को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ, आई होप आपको सरफेस टेंशन मैंने समझा पाया हूँ अच्छे से, ठीक है। अगर यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में यार अपना फीडबैक जरूर देके जाएं कि आपको ये लेक्चर सीरीज जो चल रही है, जो हम लोग ने चलाई है झारखंड एसएससी की, आईसी इंजन असलम सर ले रहे हैं, ठीक है, और इरिगेशन अनूप सर ले रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, मैकेनिकल के लिए मैं और असलम सर देख रहे हैं, फ्लूइड मैं ले रहा हूँ, आईसी इंजन असलम सर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यार ये सीरीज आपको लोग को यूजफुल हो भी रही है कि ऐसी ही कि मतलब हम आपका भी समय खराब कर रहे हैं और अपना भी समय खराब कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं यार तो ये मैं अपना इंस्टा हैंडल दे रहा हूँ, मैं अपना इंस्टा हैंडल दे रहा हूँ, तो उसमें मैं जाके आप मेरे को वहां पे जाके भी बता सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फॉलो कर लेना। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई करो रे मेरे को फॉलो करो, है ना। तो मेरा इंस्टा हैंडल है द ललित सिंह
369 कंटिन्यूएशन में द ललित सिंह 369, ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल। इंस्टा आईडी है मेरी, ठीक है। तो वहां पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना चाह रहे हो, पर्सनल मैसेज करो। अगर आपकी इच्छा हो फॉलो करने की तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तब तक मेरा नाम है ललित सिंह। चलिए करते इस वीडियो को खत्म, ठीक है। और यार कमेंट जरूर करके जाना है, जिससे हमें पता चले कि मतलब वीडियो मतलब आप लोग के लिए हेल्पफुल हो भी रही है ये सीरीज की, मतलब ऐसे टाइम पास चल रहा है। चलो ठीक है, ओके बाय।